हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपके लिए पिछले वीडियो में ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम पढ़ा दिया था। अब मैं नेक्स्ट लेकर आई हूँ। देखिए आपके लिए इक्विवेलेंट सर्किट एंड अप्रॉक्सीमेट सर्किट पढ़ाऊँगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही मोस्ट है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए केयरफुली। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप स्टडी तो कर ही रहे होंगे। स्टडी अगर आपने स्टार्ट नहीं की है तो आप कर दीजिए, क्योंकि इस साल जो दिसंबर तक वैकेंसी आने वाली हैं उन्हीं में हमारे लिए गोल्डन चांस है, और हमें अपने माँ बाप का सपना इसी वैकेंसी में पूरा करके दिखाना है। फ्रेंड्स देखिए, क्योंकि हम जितना जल्दी सिलेक्शन पा लेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। अगर हम जितना लेट करते जाएंगे उतना ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि आप जानते होंगे जैसे जैसे साल बीतता जा रहा है वैसे वैसे पेपर जो है थोड़ा सा टफ बनते जा रहे हैं। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। और जब जागो तब सवेरा होता है दोस्तों, इसलिए मैं आपसे बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि आप बस मेरे साथ मेहनत करते रहिए। जैसे मैं आपको जितना पढ़ा रही हूँ उतना तो आप एटलीस्ट पढ़ ही लीजिए, उतना तो आप तैयार करके ही जाइए एग्ज़ाम में। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर आपने मेरे सारे वीडियोज़ क्लियर किए हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। मैं आपके लिए एसएससी जेई और यूपीपीसीएल जेई के लिए इतना सफिशिएंट कोर्स करा दूंगी, इतना सफिशिएंट आपको पढ़ा दूंगी कि आपका कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर जाएगा ही नहीं। तो देखिए आपके लिए नेक्स्ट चल रही हूँ मैं। पहले मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि इससे हमको क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो हमको इक्विवेलेंट सर्किट से क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के आते हैं, जिसमें क्या पूछता है कि हमने प्राइमरी साइड के जो भी एलिमेंट्स थे उनको सेकेंडरी साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया है, और उसके बाद उसके बाद पूछेगा कि आप उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, या फिर उसमें इक्विवेलेंट रिएक्टेंस बताइए, या फिर उसकी टोटल करंट बताइए सर्किट की। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए पहले मैं आपको ये इक्विवेलेंट सर्किट मैंने आपके लिए बनाया है। देखिए कैसे बनाया है, आपको समझा दे रही हूँ। मैंने आपका टाइम ज़्यादा ना लूँ इसलिए मैंने पहले से ही सर्किट बना दिया। देखिए मैंने आपको ये सर्किट पहले भी बताया था, बट उसमें क्या है कि इसमें मैंने क्या किया है कि सेकेंडरी साइड के कंपोनेंट को यहाँ पे लिख लीजिए। सेकेंडरी साइड referred to primary side। हेडिंग डालेंगे आप, सेकेंडरी साइड रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। मैंने क्या किया है कि सेकेंडरी साइड के एलिमेंट्स को प्राइमरी साइड में क्या कर लिया है, ट्रांसफ़र किया है, रेफर्ड किया है। तो देखिए सेकेंडरी साइड में क्या हमारा R2 था और X2 था, और उसमें जो करंट थी उसको मैंने प्राइमरी साइड में कंसीडर किया है, प्राइमरी साइड में ट्रांसफ़र करने के बाद कंसीडर किया है। तो देखिए हमारा प्राइमरी साइड में एक नो लोड करंट I0 थी, वो मैंने आपको दिखा दी है। सेम वही सर्किट है, इतना बस क्या है, मैंने आपको इतना सर्किट सेकेंडरी साइड का प्राइमरी साइड पे ट्रांसफ़र कर लिया है। ओके, तो मैंने इसको इस साइड ट्रांसफ़र किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर R2 डैश माना है, इसको यहाँ पर JX2 डैश माना है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र वैल्यू है हमारी। अब देखिए यहाँ पर हमारी कुछ करंट होती है जिसको हम IL मान लेते हैं। ये IL हमारी R2 डैश I2 डैश के ही बराबर होती है। IL बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर IL बराबर I2 डैश, ऐसा भी हम मान सकते हैं, क्योंकि हमारी IL के ही तो बराबर ये करंट है हमारी I2 डैश।
ओके, आगे देखिए, एक आपको थोड़ा सा नोट पॉइंट लिखवाना था मुझे, तो आप लिख लीजिए उस नोट पॉइंट को कि आप जिस साइड यहाँ पर स्टार बना लेना या नोट लिख लेना, जिस साइड आप एलिमेंट्स को ट्रांसफर करते हैं उस साइड के एलिमेंट्स न्यूमिनेटर यानी कि अंश में रखते हैं। ओके, देखिए ये आप इतना नोट पॉइंट इसमें लिखेंगे, जिस साइड एलिमेंट्स को आप ट्रांसफ़र करते हैं उस साइड के एलिमेंट्स न्यूमिनेटर में रखते हैं। ठीक है, कहाँ रखते हैं? अंश में रखते हैं। और जिस साइड से ट्रांसफ़र कर रहे हैं और जिस साइड से ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस साइड के एलिमेंट्स को कहाँ रखते हैं? डिनोमिनेटर में। यानी कि हर में। ठीक है, हर में रखते हैं। ओके, अब देखिए आपने इतना नोट पॉइंट लिख लिया होगा। अब देखिए आगे मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। आगे मुझे आपको ये बताना है कि मैंने किस साइड से ट्रांसफ़र किए हैं? सेकेंडरी साइड से। और किस साइड किए हैं? प्राइमरी साइड में। सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड में ट्रांसफ़र किए हैं। यानी कि हमारा N1 रेशियो जो था N2, वो हमारा जब हम N2 को प्राइमरी साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? किस साइड में ट्रांसफ़र किया? प्राइमरी में। तो हम N1/N2 ही रेशियो मानेंगे। टर्न का रेशियो क्या मानेंगे? टर्न N1 रेशियो N2। अब देखिए करंट का रेशियो क्या मानेंगे आप? करंट का रेशियो क्या होगा? I1 रेशियो I2 डैश। ओके, करंट का रेशियो होगा। रेजिस्टेंस का रेशियो क्या मानेंगे आप? आर इक्विवेलेंट का रेशियो क्या मानेंगे आप? R1 रेशियो R2 डैश। ओके, इस तरह से हम कंसीडर करते हैं। आगे देखिए आपको मैं क्या बताना चाह रही हूँ, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए जब मैं इस सर्किट में आर इक्विवेलेंट फाइंड करूँगी, जब मैं इस सर्किट में आर इक्विवेलेंट फाइंड करूँगी, यहाँ पर टोटल हमारा रेजिस्टेंस कितना है, तो मैं क्या करूँगी? देखिए आपको बता रही हूँ, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? ये और ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है? सीरीज में कनेक्ट है। जब ये सीरीज में कनेक्ट है तो मैंने आपको पीछे भी बता दिया था, जब बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको पढ़ाया था सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, तो थोड़ा सा उसमें हिंट्स दे दी थी। मैंने बता दिया था सीरीज कनेक्शन में R1 प्लस R2 होता है, जितने भी रेजिस्टेंस है वो ऐड होते चले जाएंगे। ओके, तो देखिए हमारा R1 प्लस R2 डैश। ओके, आप इतना लिखेंगे आर इक्विवेलेंट में। अब देखिए हम इसी को क्या लिख सकते हैं? हम इसी को लिख सकते हैं R1 प्लस R2 डैश बराबर क्या होगा हमारा? N1/N2
N2 का होल स्क्वायर इंटू R2 डैश, नहीं R2 के साथ जो हमारा R2 उधर से इधर आया था, जब हमारा सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड में R2 आया है तो उसके साथ टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई किया है इसके साथ, क्योंकि किसे ट्रांसफ़र किया है, R2 को, इसीलिए हमने R2 के साथ हमने ट्रांसफ़र रेशियो का मल्टीप्लाई किया है। किसके साथ, R2 के साथ, क्योंकि ये हमारी क्या है, ट्रांसफ़र वैल्यू है। रटना नहीं है फ्रेंड्स, रटना नहीं है, आप बस समझते जाइए। मैं रटवा नहीं रही हूँ, आपको एक एक पॉइंट्स अच्छे से क्लियर कराऊंगी। अब देखिए, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी को आप लिख सकते हैं R1 प्लस N1 अपॉन N2 क्या होता है, टर्न रेशियो A, जिसे हम A कहते हैं या फिर 1 अपॉन K कहते हैं। तो हमने A लिख लिया, A का स्क्वायर कर दिया इंटू R2। ओके, आगे देखिए, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को आगे लिख लीजिए, आप लिख सकते हैं R1 प्लस A स्क्वायर को हम 1 अपॉन K स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन K स्क्वायर इंटू R2। ओके, आप इतना R इक्विवेलेंट में लिख सकते हैं। ये हमने R इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया। अब हमें R इक्विवेलेंट तो फाइंड हो गया, बट हमारा क्या बचा है, रिएक्टेंस बचा है। टोटल रिएक्टेंस आप प्राइमरी बाइंडिंग का कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए टोटल रिएक्टेंस आप कैसे निकालेंगे, X इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखेंगे, एक तो X1 हमारा ये है और एक ये है, दोनों सीरीज में कनेक्ट है। तो सेम जो रूल हमारा रेजिस्टेंस पे अप्लाई होता है वही रूल हमारा रिएक्टेंस पे अप्लाई होता है, बट कैपेसिटर में चेंज हो जाता है। तो देखिए हमारा रिएक्टर है, रिएक्टर में हम सेम वही रूल अप्लाई करेंगे जो रेजिस्टेंस पर अप्लाई करते हैं। तो रेजिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जितने भी रेजिस्टेंस है वो सारे ऐसे ऐड होते चले जाते हैं। तो जब रिएक्टेंस को हम ऐड करेंगे तो सेम वही प्रोसेस होगा, X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस डैट डैट डैश जितने भी हैं। तो देखिए X इक्विवेलेंट आप क्या लिखेंगे, X1 प्लस X2 डैश, यही तो आप लिख सकते हैं। X2 डैश ये क्या है, हमारी ट्रांसफ़र वैल्यू है। सेकेंडरी साइड का रिएक्टेंस आपने प्राइमरी साइड में ट्रांसफ़र करके उसको आप सर्किट में कंसीडर कर रहे हैं। तो सर्किट में जब आपने कंसीडर किया है तब आप टोटल रिएक्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो टोटल रिएक्टेंस आपने फाइंड किया है। अब इसी को आप आगे कैसे लिख सकते हैं, देखिए X1 प्लस X2 डैश है। अब ये हमारी ट्रांसफ़र वैल्यू है। अब हम इसके साथ क्या करेंगे, A स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, टर्न रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे, N1 अपॉन N2 N1 अपॉन N2 इंटू X2। ओके, X2 जो हमारी ट्रांसफ़र वैल्यू थी उसका हम टर्न रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए आपने इतना लिख लिया है। अब टर्न रेशियो हमारा क्या होता है, टर्न रेशियो या तो 1 अपॉन K लिख दीजिए या फिर A लिख दीजिए, आप दो में से कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखिए टर्न रेशियो, इसके बाद क्या होता है, हम इसका होल स्क्वायर भी करेंगे क्योंकि A स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाता है ना। तो X1 प्लस A स्क्वायर इंटू X2, या फिर इसी को आगे लिख सकते हैं X1 प्लस X2 अपॉन K स्क्वायर। ओके, आपको कौन से मेन फार्मूले फाइंड हुए हैं आप उन पे स्टार बना लीजिए या फिर बॉक्स में अंदर कर लीजिए, ताकि आप कभी भी रिवाइज करें तो आप बस ये फार्मूले देख लें, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है। देखिए थोड़ा सा ये कंजेस्टेड लग रहा है यहाँ पे, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से इसको
अब आपको सही से दिख रहा होगा क्लियर। ये हमारा R इक्विवेलेंट है, ये हमारा X इक्विवेलेंट है। और जो मैंने आपको टर्न रेशियो बताए हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आगे देखिए क्या कर सकते हैं आप, I जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे लिख लीजिए, I जब फाइंड करेंगे तो टोटल हमारे सर्किट की करंट क्या है, I1 है। अब I1 हमारी टोटल I2 डैश है और I0 है, बट क्या है हमारी I0 जो है हमारी एक बहुत ही मिनिमम करंट होती है, कितनी 2 से 5% होती है टोटल करंट की। तो फिर इसको हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं। मतलब ये क्या होता है कि हमारा जो कोर लॉस होता है प्राइमरी वाइंडिंग में नो लोड कंडीशन पर, फुल लोड कंडीशन पर कोर लॉस होता है। तो फुल लोड कंडीशन पे जो कोर लॉस होता है उसमें ये हमारी करंट जो है 2 कंपोनेंट में मिनिमाइज हो जाती है। मतलब कि ये हमारी बहुत ही कम होती है, माइनॉरिटी सी, जिसे हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसलिए हम I0 को नहीं मानते हैं। आगे देखिए हमारी I1 किसके बराबर होगी, I2 डैश प्लस IL, I2 डैश I1 डैश I2 डैश अपॉन ए होगा, I2 डैश अपॉन ए होगा। जो करंट होता है उसमें हम टर्न रेशियो का डिवीजन करते हैं, टर्न रेशियो का डिवीजन करते हैं। जो टर्न रेशियो होता है उससे हम डिवाइड करते हैं करंट को। जब हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं करंट को प्राइमरी साइड पर सेकेंडरी साइड की करंट को, यानी कि ZL को, यानी कि IL को आप प्राइमरी साइड पर ट्रांसफ़र कर लिए हैं, तो आप IL लिखिए या फिर I2 डैश। मैंने I2 डैश मान लिया है। तो हम जब यहाँ पर करंट लिखेंगे तो हमारी I1 बराबर I2 डैश अपॉन N1 अपॉन N2, इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, IL डैश या I2 डैश डिवाइडेड बाई A। ओके, A। आप इस तरह से करंट फाइंड कर लेंगे। अब हमने क्या किया है, करंट को भी फाइंड कर लिया है और टोटल रिएक्टेंस को भी फाइंड कर लिया है, टोटल रेजिस्टेंस को भी फाइंड कर लिया है। हमने तीनों कंपोनेंट फाइंड कर लिए हैं। अब हमें क्या है, एक अप्रॉक्सीमेट सर्किट बनाना है। मतलब हमारा एक अप्रॉक्सीमेट सर्किट क्या बनेगा जब हम ये सब चीज़ें फाइंड कर लेंगे। फिर हम एक इससे भी मिनिमाइज सर्किट बना सकते हैं। वो क्या बना सकते हैं, पहले आप इतना करिए, उसके बाद मैं आपको एक और सर्किट बना के बताती हूँ। देखिए आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बाद में लिख लेना अच्छे से नोट्स पे। देखिए फ्रेंड्स, नीचे दिख नहीं रहा था क्लियर आपको फार्मूले ये सारे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। R इक्विवेलेंट मुझे क्या फाइंड हुआ है, R1 प्लस ए स्क्वायर इंटू R2। X इक्विवेलेंट क्या फाइंड किया था, X1 प्लस ए स्क्वायर इंटू X2। I1 हमारा टोटल करंट क्या मिला था हमको, ये हमको मिला था I2 डैश अपॉन A। अब देखिए B1 क्या होगा, B1 हमारा क्या होगा, B1 हमें फाइंड होगा। B1 क्या होगा, टोटल इसके अक्रॉस वोल्टेज जो होगी वही हमारी B1 के इक्वल होगी। तो हमारी B2 इस पे जो वोल्टेज थी हमारी B2 इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग की जो वोल्टेज थी वो हमने प्राइमरी साइड पे कंसीडर की है। तो यहाँ पे आप B2 डैश लिख लीजिए। अब B2 डैश हमारी कैसे होगी, देखिए टोटल वोल्टेज हमारा क्या होगा, टोटल वोल्टेज हमारा होगा V इक्विवेलेंट क्या होगा, B1 प्लस B2 डैश, यानी कि B1 प्लस B2 को कैसे लिखेंगे आप, A B2, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे टर्न रेशियो का। A बराबर क्या होता है N1 अपॉन N2।
ये तो पता ही है हमें, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, इस तरह से हमें बी इक्विवेलेंट फाइंड हो गया। अब हमें क्या निकालना है, जेड। जेड इक्विवेलेंट क्या आएगा, जेड एल। जेड एल बराबर हमारा क्या होगा, जेड एल निकालेंगे तो ए इंटू जेड एल, ए इंटू जेड एल आएगा हमारा, ए इंटू जेड एल डैश बराबर क्या होगा, ए इंटू जेड एल। ओके, तो हमारा जब जेड इक्विवेलेंट निकल के आएगा तो प्राइमरी साइड का जेड एल प्लस सेकेंडरी साइड का जेड एल क्या है, सेकेंडरी साइड का ये है, तो हमने इसको जेड एल प्लस ए इंटू जेड एल। ओके, ये हमारा जेड इक्विवेलेंट निकल के आ गया। इसको आप बॉक्स में रखिए। अब देखिए, हमने 1 2 3 4 5 फार्मूले फाइंड किए हैं हमने। 5 फार्मूले हमें फाइंड हो गए हैं। अब देखिए, मैं आपको एक ही लाइन में मतलब जो वैल्यू आप ट्रांसफ़र करते हैं उनको आप कैसे याद रखेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा ऐसी शॉर्ट में लिखवा दे रही हूँ, नोट में लिख लेना। नोट देखिए, R2 डैश बराबर क्या होता है, A इंटू R2। X2 डैश बराबर क्या होता है, A स्क्वायर इंटू X2। I1 डैश बराबर क्या होता है, I2 डैश बराबर क्या होता है, I2 डैश बराबर होगा I2 अपॉन A। B2 डैश बराबर क्या होता है, A इंटू B2। अब क्या बचा, ZL। ZL डैश बराबर क्या होता है, A इंटू ZL। आपको क्या याद रखना है, सिर्फ करंट के साथ आप टर्न रेशियो को डिवाइड करेंगे। सिर्फ करंट का याद रखना है कि आप टर्न रेशियो से डिवाइड करेंगे। बाकी आपको सारे फार्मूलों में क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है। ओके, आप बस इतना याद रखिए कि आप जिस वैल्यू को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्राइमरी साइड या फिर सेकेंडरी साइड, आप जिस साइड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस साइड में आप क्या करेंगे, उसी साइड जिस साइड से किया है एलिमेंट्स को ट्रांसफ़र, उस एलिमेंट्स के साथ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे। किसे छोड़कर, करंट को। करंट के साथ आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। करंट में आप डिवाइड करेंगे टर्न रेशियो का, जैसा कि मैंने किया है। और बाकी आपके सेम यही फार्मूले, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे, तभी आप ट्रांसफ़र वैल्यू को आप गलत नहीं करेंगे, वरना आप कुछ उल्टा सीधा कर देंगे तो फिर इक्वेशन हमारी गलत बन जाएगी। टोटल रिएक्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल जो भी हमारा इम्पीडेंस, टोटल करंट, ये सब, टोटल वोल्टेज, सब गलत कर देंगे आप। अब जब गलत हो जाएगा तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसीलिए हमें ये चीज़ मोस्ट है आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। आप इस पर स्टार लगा लीजिए और आप इसको याद रखेंगे ताकि आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आप इनको एकदम से एक नज़र में देख जाएं, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। आगे देखिए, नेक्स्ट हमने ये सारे फार्मूले फाइंड कर लिए हैं। अब हम अप्रॉक्सीमेट सर्किट क्या बना सकते हैं, देखिए इसी में मैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दे रही हूँ। आपको दूसरा बनाना है बट मैं इसी में कर दे रही हूँ। देखिए आपका टाइम खराब नहीं होगा, इसलिए मैंने इसी में कर दिया है। तो देखिए, टोटल रिएक्टेंस हमारा यहाँ पे मिला है JX इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे मिला है। तो हमने टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रिएक्टेंस को दिखा दिया। टोटल करंट को दिखाएंगे। टोटल करंट हमारा क्या मिला है, टोटल करंट हमारा I1 ही मिला था हमें, जो I2 डैश अपॉन A के इक्वल था। अब देखिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वही है हमारी, X इक्विवेलेंट की वैल्यू ये है, I1 की वैल्यू ये है, B इक्विवेलेंट यहाँ पे होगा। ओके, इसके बाद सेम वही रहेगा। Z इक्विवेलेंट हमारा
जेड इक्विवेलेंट ये होगा हमारा आर इक्विवेलेंट प्लस जे, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, आर इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट, यही तो हमारा होगा। स्क्वायर भी करेंगे, ठीक है। ये हमारा जेड इक्विवेलेंट निकल के आ गया। अब इस तरह से हमने ये क्या किया है, ये हमारा एक अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट है। यहाँ पर आप लिख लेंगे अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, हेडिंग डालेंगे आप अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। कब? जब सेकेंडरी साइड के कंपोनेंट को आपने प्राइमरी साइड पर ट्रांसफर किया है। सेकेंडरी साइड रेफर्ड टू प्राइमरी साइड, ओके। इस कंडीशन पर हमारा अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ये है। आपके लिए मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के बाद अप्रॉक्सीमेट सर्किट भी बता दिया है। अब आगे देखिए, अप्रॉक्सीमेट सर्किट में ही थोड़ी सी थ्योरी लिखवानी है, तो नेक्स्ट लिखिए, देखिए लिखना है E2 क्या होता है, E1 की वैल्यू AE2 डैश, ये भी एक फार्मूला हमारा होता है। अब ये हमारा यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF होगा, ये हमारा E2 डैश होगा यहाँ पे, प्लस AE2 डैश प्लस E1, टोटल ये होगा हमारा E इक्विवेलेंट, ओके। या फिर इसी को E1 प्लस E2 डैश, AE2 होगा यहाँ पे, डैश नहीं होगा, AE2, तभी ये हमारा E2 डैश की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है। तो या तो ये लिख लीजिए या फिर ये लिख लीजिए। इस तरह से देखिए हमने सारी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि जो हमारी करंट होती है, नो लोड करंट I0, नो लोड करंट हमारी I0 जो होती है वो एक बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है फुल लोड करंट की अपेक्षा। क्या लिखना है आपको, नो लोड करंट I0 बहुत स्मॉल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है फुल लोड करंट से। फुल लोड करंट क्या है हमारी, I1 डैश, हमने माना था ना, जितना हमने शुरू में आपको बताया था कि जितना लोड को चलाने के लिए हमें करंट रिक्वायर्ड होती है सेकेंडरी साइड में, उसी को कहते हैं फुल लोड करंट। इसमें क्या है, हमारी फुल लोड करंट I2 डैश है। तो ये I2 डैश हमारी क्या हो जाएगी, क्या है कि I0 जो हमारी नो लोड करंट I0 है वो हमारी बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है फुल लोड करंट से। इसीलिए ये दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, दो कंपोनेंट IW जो RW में एंड IM जो किसमें, XM में। सिंप्लीफाई हो जाती है,
सिंप्लीफाई हो जाती है, सिंप्लीफाई हो जाती है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए का सिंबल बना लीजिए। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि आई एल बराबर I2 डैश। इसलिए हम ये लिख सकते हैं आई एल बराबर I2 डैश। आई नॉट से हमें कोई भी मतलब नहीं रहता है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नो लोड करंट हमारी जो होती है वो फुल लोड करंट की बहुत ही मिनिमम 2 से 5% वैल्यू होती है, तो उसे हम वो सिंप्लीफाई हो जाती है कोर लॉस में ही। कोर लॉस होता है हमारा, कोर लॉस यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग पे होगा जो, उसी में ये सिंप्लीफाई हो जाती है। कौन से 2 कंपोनेंट के साथ? एक वॉटफुल कंपोनेंट के साथ और एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के साथ ये सिंप्लीफाई हो जाती है। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है, तो इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं या फिर इसे इग्नोर कर देते हैं। आगे कंसीडर कर लेते हैं हम जो सेकेंडरी वाइंडिंग की जो करंट होगी और हमने प्राइमरी साइड पर कंसीडर कर ली है, तो उसी के बराबर तो हमारी IL की वैल्यू I2 डैश के बराबर हो जाएगी ना, कि लोड को चलाने के लिए कितनी वैल्यू रिक्वायर्ड है वो और लोड में कितने चाहिए थी, वो दोनों बराबर ही तो आ गई। क्योंकि जब हमने नो लोड करंट को कंसीडर ही नहीं किया है तो हमारी दोनों करंट क्या होंगी, सेम बराबर आ जाएंगी। इसीलिए मैंने आपको बताया है, ये थोड़ा सा लिखवा दिया है कि आप, ताकि आप भूलें ना। ऐसे मैं समझा देती इसमें बट आप भूल जाते, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा लिखवा दिया है ताकि आप इसे पढ़ेंगे तो फिर से याद आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको ये लिखवा दिया है। आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। क्या इसमें मैंने सेकेंडरी साइड की वैल्यू को प्राइमरी पे रेफर्ड किया है, आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी प्राइमरी साइड की वैल्यू को सेकेंडरी साइड पर आप ट्रांसफ़र करके कैसे वैल्यू निकालेंगे, फिर कैसे आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, फिर उसका अप्रॉक्सीमेट सर्किट कैसे बनाएंगे, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।